हाय एवरीवन। अभी तक हमने रिडक्स के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे। हमने अपना खुद का स्टोर बनाया, हमने रिड्यूसर बनाया, एक्शन क्रिएटर बनाया, एक्शन टाइप्स बनाए, एक्शन को डिस्पैच करके देखा, और हमने रिडक्स के डेव टूल्स में भी देखा कि जो हमारा स्टेट है कैसे अपडेट होता है, कैसे चीज़ें चेंज होती हैं जब भी हम एक्शन डिस्पैच करते हैं। ये सब कुछ बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन स्टोर बनाने का कोई भी मतलब नहीं है जब तक कि हम उसे किसी एप्लीकेशन के अंदर ना इंटीग्रेट करें। केवल स्टोर बनाने की क्या करेंगे जब तक हमारे एप्लीकेशन ही नहीं रहेगा। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम एक रिडक्स की एप्लीकेशन बनाएंगे और उसके अंदर जो हमने प्रीवियस वीडियो में स्टोर बनाया था उसको हम अपने एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करेंगे। बेसिकली हम ये देखेंगे कि रिडक्स और रिएक्ट को कैसे कनेक्ट करते हैं आपस में, रिडक्स का डेटा हम रिएक्ट के अंदर कैसे लेके आते हैं, ये समझेंगे। तो चलो अपने स्क्रीन पे आते हैं और हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे। यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम हम दे देंगे स्टोर, ठीक है। और उसके अंदर ये जितनी भी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं, जो कि ये रिडक्स की फाइल्स हैं, हमने यहाँ पे रिडक्स कोड लिखा है ना, तो ये पिछले वीडियो का ही कोड है, एकदम नया कोड नहीं है। इन सारी फाइल्स को हम स्टोर फोल्डर के अंदर मूव कर देंगे। अब आप बोलेंगे ऐसा हमने क्यों किया, तो ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये जो रिडक्स से रिलेटेड सारी फाइल्स होती हैं उसको एक फोल्डर के अंदर रखना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, और ज़्यादातर स्टोर नाम से फोल्डर बना के हम उसी के अंदर रखते हैं। क्योंकि जब हमारा एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनेगा तो उसकी खुद की फाइल्स रहेंगी, उसका कंपोनेंट का एक फोल्डर रहेगा, उसके खुद के कंपोनेंट यहाँ पे रहेंगे, उसका जो एक जो मेन डॉट जेएस नाम से फाइल रहती है वो सब कुछ यहाँ पे आती है, तो वो सब कुछ यहाँ पे रहेगी। इसीलिए इस रिडक्स के फोल्डर से कोई कन्फ्यूज़न ना हो, रिडक्स की फाइल से कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए हम इसको एक फोल्डर में इकट्ठा रख देते हैं। और भी हम कुछ कुछ चेंज करते हैं, एक मिनट। जो स्क्रिप्ट डॉट जेएस नाम है इस फाइल का नेम चेंज करके हम कर देते हैं इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। ये इसको हम चेंज करके कर देंगे इंडेक्स डॉट जेएस। कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे कोई भी हम नाम रख सकते थे, लेकिन इंडेक्स डॉट जेएस यहाँ पे उस फाइल का नाम हम रखते हैं जो कि हमारा ये होता है जहाँ पे हम स्टोर क्रिएट करते हैं, तो उसको हम इंडेक्स डॉट जेएस नाम रख देते हैं। हालांकि हम स्टोर डॉट जेएस भी हम रख सकते हैं। और ये जो सारे एक्शंस डिस्पैच कर रहे हैं हम, यहाँ पे कोई भी एक्शन डिस्पैच करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। और बस इतना हमने कर दिया। अभी हम थोड़ी देर के लिए रिडक्स को भूल जाते हैं और यहाँ पे index.html के अंदर हम थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करते हैं, क्योंकि हम इसको एक रिएक्ट एप्लीकेशन में कन्वर्ट करने वाले हैं। अगर आपको ये प्रोसेस मुश्किल लगता है तो आपके लिए भी मैं दूसरा तरीका बताऊंगा जिससे बड़े ही आराम से आप कर सकते हैं इस चीज़ को। तो लेकिन अगर आपने मेरा रिएक्ट का कोर्स फॉलो किया है तो बहुत ही ईजी रहेगा ये तरीका, कोई मुश्किल तरीका नहीं है। जब भी हमारा एक रिएक्ट का एप्लीकेशन होता है तो जो HTML होता है उसके अंदर एक डिव होता है जिसकी आईडी रूट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे रूट नाम का एक डिव बना लेते हैं और यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट जेएस की जगह पे हम एक दूसरी फाइल क्रिएट करेंगे, यहाँ पे मेन डॉट जेएस। जब आप वीट का यूज़ करके एक एप्लीकेशन बनाते हैं, एक रिएक्ट एप्लीकेशन, तो मेन डॉट जेएस नाम से ही तो फाइल बन के आती है यहाँ पे बाहर। तो वही हमने मेन डॉट जेएस नाम से फाइल बना ली है और इसका हम नाम कर देंगे मेन डॉट जेएस, ठीक है। बस इतना हो गया, इतना करना है। अब अगर हमें अपनी एप्लीकेशन के अंदर रिएक्ट यूज़ करना है तो हमें दो पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे। जैसे हमने रिडक्स को इंस्टॉल किया था ना, ऐसे ही हम दो पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम रहेगा रिएक्ट और रिएक्ट डॉम। तो हम करते हैं npm i रिएक्ट और रिएक्ट डॉम। आप देखो हम अलग अलग पैकेजेस इंस्टॉल करके पूरा बना रहे हैं एकदम स्क्रैच से, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये भी पता चल जाएगा कि रिएक्ट एप्लीकेशन कैसे बनती है, ठीक है। तो ये बना लिया हमने। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मेन डॉट जेएस के अंदर हमें अपने एप्लीकेशन को बताना है कि ये कहाँ पे जाके रेंडर होगा। यानी कि हमें रूट क्रिएट करना है। जो हमने यहाँ पे रूट आईडी दी है ना, इसको सेलेक्ट करके और क्रिएट रूट करके एक ऐप डॉट जेएस नाम से भी फाइल होती है ना पूरा, ऐप डॉट जेएस, तो ये करके ये भी हम क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे एक RFC लिखेंगे तो एक फंक्शनल कंपोनेंट बन जाएगा सिंपली। ये इतना बना के मैंने छोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं मेन डॉट जेएस के अंदर, और मेन का नाम आप कैपिटल भी रख सकते हैं, स्मॉल भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्रिएट रूट करेंगे। अब क्रिएट रूट को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो हम इंपोर्ट करते हैं क्रिएट रूट को। क्रिएट रूट कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, हमें इंपोर्ट करना है रिएक्ट डॉम स्लैश क्लाइंट, ठीक है। अगर आपने मेरा रिएक्ट का कोर्स फॉलो किया है तो ये सब कुछ बहुत ही इजी लगेगा। जब भी हम npx क्रिएट रिएक्ट ऐप करते हैं, अगर हम क्रिएट रिएक्ट ऐप का यूज़ करके क्रिएट करें या वीट का यूज़ करके क्रिएट करें,
तो वो ऐसा ही कुछ आपको मिलेगा। एक अगर वीट का यूज़ करके करते हैं तो main.js नाम से आपको फाइल मिलेगी, और अगर आप वो यूज़ करते हैं JSX नाम से फाइल मिलेगी वीट के अंदर। अगर आप क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज़ करके क्रिएट करते हैं तो आपको index.js नाम से फाइल बनेगी, मिल के बनेगी, ठीक है, और उसके अंदर ऐसे ही कुछ कोड लिखा होगा। लेकिन मैं यहाँ पे main.js नाम का फाइल यूज़ कर रहा हूँ, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे अभी हम क्रिएट रूट को कॉल करेंगे, एक फंक्शन होता है, और इसके अंदर हमें पास करना होता है अपना डॉम वाला एलिमेंट। तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर करके और आईडी यहाँ पे रूट दे देंगे, ठीक है, इतना कर दिया। अब इसके ऊपर एक रेंडर मेथड होता है, तो रूट डॉट रेंडर, मतलब ये क्रिएट रूट हमने किया। अब इसके ऊपर अगर हम रेंडर मेथड को कॉल करें और यहाँ पे हम अपना ऐप डॉट जेएस, मतलब ऐप जो हमारा ये कंपोनेंट है, इसको अगर हम डाल दें तो हमारा ऐप कंपोनेंट रेंडर होने लगेगा और चलने लगेगा। अब इस एप्लीकेशन को हम स्टार्ट करते हैं जैसे आज तक हम स्टार्ट करते हैं, npx पार्सल, ठीक है, और हमें index.html यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो ये पूरा कंपाइल करेगा, थोड़ा टाइम लगाएगा, ठीक है, और सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। और हम इसको लोकल होस्ट 1234 पे ओपन अगर कर लें एक बार, ये जो हमारा पुराना ही एप्लीकेशन ओपन था, इसको अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये देखो app.js ये आ गया है, और रेडक्स में बोल रहा है नो स्टोर फाउंड, क्योंकि कोई भी स्टोर यहाँ पे नहीं है, ठीक है, कोई भी कनेक्ट नहीं किया हमने, बस स्टोर नाम से फोल्डर बना के रख दिया है। तो अगर ये पूरा प्रोसेस आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आपको क्या करना है, आप वीट का यूज़ करके जो भी एक रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, वीट यूज़ करके एक एप्लीकेशन क्रिएट कर लीजिए, और ये स्टोर वाला फोल्डर आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए वहाँ पे। पिछले वीडियो का कोड होगा ही, तो वहाँ पे जितनी भी फाइल्स थी उसको कॉपी करके ये पूरा फोल्डर वहाँ पे रख दीजिए, और उसके बाद जो प्रोसेस रहेगा सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमने देख लिया कि एक एप्लीकेशन के अंदर रिएक्ट को हम कैसे फ्रॉम स्क्रैच सेटअप करते हैं, ठीक है। तो इतना बन गया। अब हमें बनाने के लिए अगर हमें कुछ दिखाना है, अगर हमें यहाँ पे रेंडर करवाना है, तो हमें कुछ वो दिखाने के लिए कुछ बनाना पड़ेगा ना, कुछ कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे जहाँ पे हम दिखा सकें कुछ। तो जो हमारा स्टोर है जो हमने बनाया था उसमें क्या है, प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स की लिस्ट है पूरी, ठीक है। तो हम प्रोडक्ट का एक पूरा पेज बना सकते हैं, या होम पेज ही बना सकते हैं, होम पेज है हमारे पास, ठीक है। तो हम यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स को दिखा सकते हैं, पूरा स्टोर से उठाएंगे और यहाँ पे दिखाएंगे। तो अभी स्टोर से हम ना उठा के हम पहले रिएक्ट में कुछ कंपोनेंट्स बनाते हैं ताकि हम उसको दिखा सकें स्क्रीन पे, ठीक है। तो हम चलो app.js के अंदर आ जाते हैं, और कैसे दिखाएंगे हम, तो उसके लिए हमें कुछ HTML लिखना होगा, CSS लिखना होगा, कुछ कार्ड्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे कार्ड्स होते हैं ना, कार्ड के फॉर्म में होते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, एक कंपोनेंट्स नाम से फोल्डर बनाता हूँ और उसमें एक प्रोडक्ट नाम का एक कंपोनेंट बनाता हूँ, ठीक है, कंपोनेंट्स। अगर हम खुद से प्रोडक्ट कंपोनेंट बनाएंगे तो बनाने को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें उसका पूरा कोड लिखना पड़ेगा, हमें उसके लिए स्टाइलिंग लिखनी पड़ेगी, पूरी CSS लिखनी पड़ेगी। तो वो सब हमें ना करना पड़े, हमें ज़्यादा स्टाइलिंग में ज़्यादा फोकस ना करना पड़े, हम CSS में ज़्यादा अपना टाइम ना वेस्ट करें, इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने 2 फाइल्स आपके लिए क्रिएट करके रखी है। आपको इन दोनों फाइल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको ऊपर ही मिल जाएगा, रिक्वायर्ड फाइल नाम से एक जिप रहेगी, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। और ये जो app.js फाइल है, app.css फाइल है, यहाँ पे रख देना, यहाँ पे सीधा app.js के आसपास रख देना, ठीक है। और product.js जो फाइल है इसको कंपोनेंट के अंदर रख देना। तो इससे क्या होगा कि हमें CSS लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा, हम बड़े ही आराम से रेडक्स और रिएक्ट सीख पाएंगे, हम CSS में अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इतना CSS लिखा है, ठीक है, ये आप चाहें तो देख सकते हैं, जैसे जैसे हम यूज़ करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। ये जो CSS मैंने लिखा है ये आने वाले वीडियोज़ में हम इसकी अलग अलग क्लासेस यूज़ करेंगे अपने HTML के अंदर और अपने कंपोनेंट्स के अंदर। और यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट्स को ओपन करें तो प्रोडक्ट में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, कुछ HTML है मेनली, और हम कुछ प्रॉप्स ले रहे हैं, जैसे कि प्रोडक्ट का ये पूरा एक कार्ड समझ लो आप, ठीक है। एक कार्ड रहेगा जिसमें कार्ड के अंदर एक इमेज रहेगी, कार्ड के ऊपर नाम रहेगा, रेटिंग रहेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो इसको अब हम दिखाते हैं, चलो अपने स्क्रीन पे दिखाते हैं। इससे इस तरह से बनाने से कोई वो कुछ हमें दिख नहीं रहा है। स्क्रीन पे कैसे दिखाएंगे, स्क्रीन पे दिखाने के लिए हमें डेटा चाहिए, है ना। तो स्क्रीन पे हम कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे जो स्टोर है, अब स्टोर को अभी हम नहीं कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे एक फाइल है, यहाँ पे एक प्रोडक्ट लिस्ट करके फाइल है, यहाँ से हमने एक्सपोर्ट किया प्रोडक्ट लिस्ट। तो हम एक काम करते हैं, app.js के अंदर प्रोडक्ट लिस्ट को सीधा एज इट इज़ इम्पोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम कहीं दिखाते हैं, यहाँ पे हम अगर इम्पोर्ट कर लें प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है,
तो प्रोडक्ट लिस्ट क्या है, ये पूरा एक एरे है। यहाँ पे अगर मैं कॉन्सोल लॉग एक बार करके दिखाऊं प्रोडक्ट्स लिस्ट, ठीक है, इसको अभी के लिए मैं स्ट्रिंग में कर देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। और अगर हम अपने ब्राउजर में चल के देखें तो कुछ इस तरह से ये प्रोडक्ट्स लिस्ट यहाँ पे लिख के आ रहा है। और जो प्रोडक्ट्स लिस्ट है उसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, कैटेगरी है, आइटम है, प्राइस है, टाइटल है, ये वही सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमने प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट कहाँ गया, प्रोडक्ट कंपोनेंट कहाँ गया, ये प्रोडक्ट कंपोनेंट के अंदर हमने एज अ प्रॉप पास की है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर हम मैप कर सकते हैं। आपको पता है मैप, अगर हमें मल्टीपल आइटम्स को दिखाना है तो हम मैप कर सकते हैं, और मैप करने के बाद हम इन सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। मैंने वहाँ प्रोडक्ट वाले से कॉपी कर लिया, ठीक है, और फिर यहाँ से हम रिटर्न कर सकते हैं प्रोडक्ट वाला कंपोनेंट अपना, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट कंपोनेंट यहाँ से रिटर्न करेंगे, और यहाँ पे ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम पास करेंगे। प्रोडक्ट के अंदर हम टाइटल पास करेंगे, और देखो टाइटल ऐसे पास कर देंगे, टाइटल इज इक्वल टू टाइटल, अरे ये क्या आ गया, रेटिंग, रेटिंग पास कर दिया, प्राइस पास कर दिया हमने, और इमेज यूआरएल, ये सारी चीज़ हमने पास कर दी। अब अगर हम अपनी स्क्रीन पे चल के देखें तो कुछ इस तरह से आ रहा है, सही है, लेकिन इमेजेस नहीं आ रही हैं। और आईडी यहाँ पे ये इसकी वार्निंग आ रही है कि आपने ये नहीं दिया इसको, मतलब कोई यूनिक की नहीं दी है। चलो वार्निंग हटा देते हैं पहले, ठीक है। वार्निंग के लिए यहाँ पे अगर हम देखें तो आईडी भी हमें मिल रही है, यहाँ पे हम आईडी ले लेते हैं, ठीक है, और इस आईडी को एज ए की यहाँ पे डाल देते हैं, की इज इक्वल टू आईडी, ये डाल देंगे तो वार्निंग चली जाएगी। और इमेज नहीं लोड हो रही है, इमेज को देखते हैं क्यों नहीं लोड हो रही है एक बार। यहाँ पे इमेज यूआरएल, यहाँ पे सोर्स में कुछ मिसिंग है, यहाँ पे शायद हमने सोर्स सही से नहीं दिया है, इमेज का सोर्स इमेज यूआरएल, ठीक है। ये अगर हम यहाँ पे आके देखें तो सोर्स यहाँ पे आ ही नहीं रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। एक बार देखते हैं यहाँ पे सोर्स, यहाँ पे इमेज यूआरएल हमने पास किया, एक बार देख लेते हैं इमेज यूआरएल ये कैसे आ रहा है। यहाँ पे यहाँ से इमेज आ रहा है, ठीक है, हम डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं इमेज यूआरएल, तो वो गड़बड़ी है। यहाँ से इमेज हम ले लेंगे और इमेज यूआरएल की जगह पे इमेज पास कर देंगे, ठीक है, इमेज यूआरएल इज इक्वल टू इमेज, ये कर देंगे तो ये आ गया, ये सही है। लेकिन हमारी स्टाइलिंग नहीं दिख रही है, हमने जो स्टाइलिंग दिया है वो दिख नहीं रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें अपने ऐप डॉट जेएस के अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा ये सीएसएस, जो हमने सीएसएस यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया ना, उसको इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट ऐप डॉट सीएसएस, ये कर देंगे तो कुछ कुछ दिखने लगेगा सही। ये ठीक है, लेकिन अभी ये बहुत अच्छे से नहीं आ रहा है, देखो एकदम ब्रोकन है, इधर उधर आ रहा है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे जो हमारा डिव है इस पर एक क्लास देनी पड़ेगी, प्रोडक्ट्स कंटेनर, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स कंटेनर क्लास मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखी है, ये वाली क्लास में देनी है। तो ये क्लास अगर हम दे देंगे तो कंटेनर के अंदर सब बढ़िया से फिट हो जाएगा। ये देखो अब सही है, अब कोई छोटा बड़ा नहीं है, पहले ये छोटा बड़ा आ रहा था, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें तो एकदम रिस्पॉन्सिव सीएसएस मैंने लिख दिया है और बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मस्त, ठीक है। और यहाँ पे अगर एक चीज़ देखें तो ये जो रेटिंग है ये नॉट अ नंबर आ रहा है, तो इसको डिबग करते हैं, देखते हैं क्यों ये नॉट अ नंबर आ रहा है। यहाँ पे जो रेटिंग है ये रेटिंग के अंदर डॉट रेट है, ठीक है, रेटिंग के अंदर डॉट रेट है। तो यहाँ पे हमें इस तरह से कुछ पास करना होगा, यहाँ पे रेटिंग हमें मिल गया तो रेटिंग डॉट रेट पास करना पड़ेगा, क्योंकि वो रेटिंग डॉट रेट है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये रेटिंग एक ऑब्जेक्ट है अपने आप में, उसके अंदर रेट है जहाँ पे एक्चुअल रेटिंग दी गई है। तो सही है, ये पास कर दिया, ये भी फिक्स हो गया। अभी ये डॉलर में प्राइस आ रहा है तो हम डॉलर लिख सकते हैं, ये सारे प्राइस डॉलर्स में है क्योंकि 22 रुपये का तो शर्ट मिलेगा नहीं, है ना, तो ये डॉलर्स में प्राइस है। तो हम ऐप डॉट जेएस के अंदर ऐप नहीं प्रोडक्ट डॉट जेएस के अंदर यहाँ पे डॉलर का सिंबल लगा सकते हैं। हालांकि हम चाहें तो रुपीज़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो आप रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, मे बी फ्यूचर में हम इसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डॉलर भी सही है। तो इतना बन गया। अब ये जो डेटा है अभी हमने केवल डायरेक्टली इंपोर्ट कर लिया इसको,
डायरेक्टली हमने यहाँ से फाइल से इंपोर्ट कर लिया प्रोडक्ट लिस्ट। हमने ये थोड़ी सीखा कि हम रेडिक्स को हम यहाँ पे यूज ही नहीं कर रहे हैं, हमने तो सीधा उस फाइल से इंपोर्ट कर लिया स्टोर से, क्योंकि वहाँ से एक्सपोर्टेड था तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट करके यूज कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं करना है हमें। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम यहाँ पे रेडिक्स को कैसे इंटीग्रेट करें, कैसे हम रेडिक्स की स्टेट को अपने इस ऐप कंपोनेंट के अंदर यूज कर पाएं। एक तरीका तो ये है कि हम सीधा स्टोर को इंपोर्ट कर लेते हैं। अब स्टोर कहाँ से इंपोर्ट करेंगे? स्टोर हमने यहाँ पे इस फाइल के अंदर यहाँ पे क्रिएट किया है, इसको हमने एक्सपोर्ट नहीं किया है, तो इसको हम एक्सपोर्ट पहले कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको स्टोर को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। इसको एक्सपोर्ट यहाँ पे कर दिया हमने। अब हम app.js के अंदर क्या कर सकते हैं? इंपोर्ट स्टोर ये फ्रॉम कहाँ से? store/index.js। ठीक है, ये हम यहाँ से स्टोर को इंपोर्ट कर लेंगे। अभी एक बार हम कंसोल लॉग करके देखते हैं स्टोर क्या है ये। ठीक है, स्टोर को हम कंसोल लॉग करके देखते हैं। मेरा सर्वर ये स्टॉप हो गया है। एक बार मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, ये स्टार्ट हो जाएगा। कुछ तो एरर है, ये स्टोर नहीं मिल रहा है इसको। यहाँ पे ये रिलेटिव पाथ इस तरह से लगाना पड़ेगा, डॉट स्लैश या डॉट स्लैश से काम हो जाएगा। स्टोर, ठीक है, क्या एरर है? डजंट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ठीक है, ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हमने नहीं किया है, तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब ये सही है, फिक्स हो गया। हमने वहां से एक्सपोर्ट किया तो ये देखो पूरा स्टोर हमें मिल गया, जैसे हमने रेडक्स के अंदर देखा था। यहाँ से हम गेट स्टेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे डॉट गेट स्टेट अगर हम कर देंगे तो हमें स्टेट मिल जाएगा। अब ये पूरा स्टेट मिल गया जिसके अंदर ये है प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पे हम डॉट प्रोडक्ट्स अगर कर देंगे तो हमें प्रोडक्ट्स का वही एरे मिल जाएगा। अब इसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके, या हम डायरेक्टली इस पे हम रेंडर करवा सकते हैं इस तरह से। ये हमने स्टोर में से गेट स्टेट किया, गेट स्टेट प्रोडक्ट्स कर लिया, और प्रोडक्ट्स करके हमने स्टोर डॉट गेट स्टेट किया, तो यहाँ से हमें पूरी स्टेट मिल जाएगी। इसी के अंदर हमारा कार्ट है, इसी के अंदर हमारा प्रोडक्ट है, इसी के अंदर हमारा विश लिस्ट है, तो उसके अंदर से हमने प्रोडक्ट्स निकाल लिया और फिर उसके ऊपर मैप कर दिया। और अगर हम स्क्रीन पे आके देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ऐसे ही चल रहा है। लेकिन ये सही अप्रोच नहीं है। इससे क्या होगा कि हमें स्टोर को बार बार अलग अलग जगह पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। ऐप कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे इंपोर्ट किया हमने, और हम प्रोडक्ट कंपोनेंट के अंदर कभी इंपोर्ट करेंगे, कभी कहीं पे कभी कहीं पे। ये बहुत ही खराब तरीका है, इस तरह से नहीं करते हैं। तो इसको मैं Ctrl+Z कर देता हूँ। ठीक है, रिएक्ट को रिडक्स से कनेक्ट करने के लिए हम एक अलग थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का यूज करते हैं जिसका नाम है रिएक्ट रिडक्स। ठीक है, वो रिडक्स द्वारा ही बनाई गई लाइब्रेरी है, उसका हम यूज करते हैं। तो हम उसको यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट नहीं, पहले इंस्टॉल करेंगे। npm install react redux, ये एक लाइब्रेरी है, बहुत ही छोटी सी लाइब्रेरी है जो कि हमें एक ब्रिज बना के दे देगी रिएक्ट और रिडक्स के बीच में। फिर हम रिडक्स को बहुत ही एफिशिएंटली सही तरीके से यूज कर पाएंगे और हम एप्लीकेशन में कहीं से भी यूज कर पाएंगे। और अगर हम चाहें हालांकि तो हम ये खुद से लिख सकते हैं, और हम खुद से लिखेंगे भी। रिएक्ट रिडक्स के अंदर जितना भी कोड लिखा है ज़्यादा बड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल है, हम खुद से बनाएंगे। लेकिन पहले एक बार देख लेते हैं कि इसमें हम इसका यूज करके हम कैसे करते हैं। तो ये हमने कर लिया, रिएक्ट रिडक्स इंस्टॉल कर लिया। अब हमें इसमें ऐप.js के अंदर, या हमारा जो मेन है यहाँ main.js के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे रेंडर कर रहे हैं ना, यहाँ पे हमें इसको एक बड़े कंपोनेंट के अंदर रैप करना पड़ेगा। कैसे? वो जो कंपोनेंट रहेगा उसका नाम रहेगा प्रोवाइडर। ठीक है, एक प्रोवाइडर कंपोनेंट के अंदर हमें इसको डालना पड़ेगा। एक कंपोनेंट जिसका नाम प्रोवाइडर होता है, ये कहाँ से आता है? जैसे मैंने लिखा, ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया रिएक्ट रिडक्स जो कि अभी हमने इंस्टॉल किया है, यहाँ से ये इंपोर्ट हो गया। और उसके बीच में हमें अपना ऐप कंपोनेंट डाल देना है। और जो प्रोवाइडर है, अभी अगर हम इसको रन करें तो ये देखो कुछ ना कुछ वार्निंग देगा, ये इंस्टॉल नहीं करना, हमें अपना सर्वर स्टार्ट करना है। ये सर्वर स्टार्ट कर दिया, और बार बार हमें npx पार्सल index.js ना करना पड़े, इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे स्क्रिप्ट में एक, यहाँ पे स्क्रिप्ट है ना, इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ चेंज करके स्टार्ट स्क्रिप्ट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पार्सल index.html। ये कर देंगे ना तो हम npm स्टार्ट करके हम कमांड को रन कर सकते हैं और ये हमारा चल जाएगा। npm स्टार्ट ये कर देंगे तो वही कमांड रन हो जाएगी पार्सल index.html, और हमारा
हमारा सर्वर जो है वो अप हो जाएगा, चलने लगेगा। तो ये हमने कर दिया। अभी अगर हम यहाँ पे आके देखें तो सही है, लेकिन यहाँ पे ये वार्निंग आ गई, सही नहीं है, ये एरर है। ये क्या बोल रहा है, रीडिंग गेट स्टेट, ये प्रोवाइडर देखो ये एरर दे रहा है, प्रोवाइडर जेएस जो है ये एरर आ रही है। तो बेसिकली हम ऐसे नहीं यूज़ करते हैं, यहाँ पे हमें यहाँ पे स्टोर पास करना पड़ता है प्रोवाइडर के ऊपर, हमें यहाँ पे एक प्रॉप पास करना पड़ता है, इसका नाम होता है स्टोर। और स्टोर हमने वहाँ से एक्सपोर्ट किया है उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करके यहाँ पे हम पास कर देते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये एरर बंद हो गई है, लेकिन अभी भी हम यहाँ पे app.js के अंदर वही वाला प्रोडक्ट लिस्ट यूज़ कर रहे हैं। अब हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, बस हमें यहाँ पे इतना ही सेटअप करना है, ठीक है। अब हम अपनी एप्लीकेशन में ऐप के अंदर कोई भी कंपोनेंट है वो हम वहाँ पे हम कहीं भी रिडक्स की जो स्टेट है उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब ऐप के अंदर अगर हमें एक्सेस करना है तो हमें एक हुक मिलता है, यूज सेलेक्टर नाम का हुक मिलता है, जो कि हम अपने कंपोनेंट के अंदर यूज करते हैं, यूज सेलेक्टर, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये एक फंक्शन, ये कुछ रिटर्न करता है, ठीक है। चलो हम देखते हैं क्या रिटर्न कर रहा है। कॉन्स्ट मैं ए नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ और कॉन्सोल में मैं प्रिंट करूंगा ए, तो देखते हैं क्या रिटर्न किया इसने, ठीक है। तो ये देखो एरर आ रहा है, ये यूज सेलेक्टर, यू मस्ट पास ए सेलेक्टर टू यूज सेलेक्टर। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि तुम्हें एक सेलेक्टर पास करना होगा इसके अंदर, यहाँ यूज सेलेक्टर के अंदर। तो सेलेक्टर क्या होता है, एक यहाँ पे फंक्शन पास करना होता है, कॉल बैक फंक्शन पास करना होता है, और इस फंक्शन में आर्ग्यूमेंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे पूरा स्टेट, जो पूरा का पूरा स्टेट होता है जिसके अंदर प्रोडक्ट्स भी है, कार्ट आइटम्स भी है, विश लिस्ट भी है, सब कुछ यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिसीव होगा, स्टेट, ठीक है। और यहाँ से जो हम रिटर्न करेंगे, जैसे कि हमें प्रोडक्ट्स अगर चाहिए तो यहाँ पे स्टेट, अगर हमें पूरा का पूरा स्टेट चाहिए तो हम ऐसे एज इट इज रिटर्न करवा देंगे स्टेट, ठीक है। तो ए के अंदर देखना, एक ये जो लाइन नंबर 10 यहाँ पे कंसोल लॉग कर रहे हैं ना, ये ए है, ठीक है। और इसको अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा स्टेट है, क्योंकि हमने स्टेट को एज इट इज रिटर्न करवा दिया। लेकिन अगर हमें यहाँ पे प्रोडक्ट्स चाहिए तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिख सकते हैं, तो हमें केवल प्रोडक्ट्स का एरे मिल जाएगा। ये देखो लाइन नंबर 10 से प्रोडक्ट्स का एरे मिल रहा है, और इसका नाम हम चेंज करके प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हैं, और इसको जो हमने प्रोडक्ट लिस्ट डायरेक्टली इंपोर्ट किया था उसको डिलीट कर देते हैं। ये देखो अब क्या होगा, हमने जो डायरेक्टली इंपोर्ट किया था उसको नहीं यूज़ किया, हमने सीधा प्रोडक्ट्स को यहाँ से इंपोर्ट किया, ठीक है। ये देखो सही है, हमने यूज सेलेक्टर हुक का यूज़ करके इंपोर्ट किया है। ये यूज सेलेक्टर हुक हमें कहाँ से मिलता है, ये रिएक्ट रिडक्स हमें प्रोवाइड करता है हुक। ये यूज सेलेक्टर हुक हम खुद से भी बना के देखेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है। अभी देखने में बस लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, जब बनाएंगे ना तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। और सही है, बढ़िया है, हमने कनेक्ट कर लिया अपना एप्लीकेशन, हमने अपना रिएक्ट का एप्लीकेशन रिडक्स के साथ कनेक्ट कर लिया, मस्त, रिडक्स स्टोर के साथ हमने कनेक्ट कर लिया। लेकिन अभी हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करनी बाकी हैं। हम बहुत सारे एक्शंस जो हमने डिफाइन कर रखे हैं ना उसको डिस्पैच करना होगा, जैसे कि ऐड टू कार्ट करना होगा, और यहाँ पे एक हार्ट का आइकन लगाना होगा ताकि हम विश लिस्ट कर पाएँ, वो सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हमें क्या करना है मैं आपको अभी बता देता हूँ, आप खुद से ट्राई करना, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे उसको। हम यहाँ पे एक हेडर बनाएंगे, हेडर पे इस अपने एप्लीकेशन का कोई नाम दे देंगे, जैसे कि शॉपी नाम दे देंगे, ठीक है, मान लो शॉप करने वाला एप्लीकेशन है, शॉपी नाम दे देंगे। और यहाँ पे हमें कार्ट दिखाना है, और विश लिस्ट का एक आइकन दिखाना है, एक कार्ट का आइकन दिखाना है, और वहाँ पे हमें अलग अलग पेजेस बनाने हैं, जैसे कि ये होम पेज हो जाएगा हमारा, फिर कार्ट का एक अलग पेज होगा, विश लिस्ट का एक अलग पेज होगा, ठीक है। और जब भी हम ऐड टू कार्ट करेंगे यहाँ पे नंबर बढ़ेगा, कार्ट का जो नंबर रहेगा वो इंक्रीज होगा। तो वो सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हम देखेंगे कि यहाँ पे हम एक्शंस को कैसे डिस्पैच करते हैं, तो उसके लिए यूज डिस्पैच नाम से एक हुक होता है, वो भी यूज़ करेंगे। और वो सब कुछ यूज़ करने के बाद जब हम देखेंगे कि हर एक चीज़ जो कि रिएक्ट रेडियस प्रोवाइड करता है, उसको यूज़ करने के बाद हम खुद का भी रिएक्ट रेडियस बनाएंगे, हमें इंपोर्ट करना ही नहीं पड़ेगा, हम खुद का रिएक्ट रेडियस बना लेंगे। और बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 लाइन है, ठीक है। और ये जो प्रोवाइडर दिख रहा है ना, ये बिहाइंड द सीन्स कॉन्टेक्स्ट एपीआई को ही यूज़ कर रहा है। जो रिएक्ट रिडक्स है ना, इसमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई, जो रिएक्ट के अंदर कॉन्टेक्स्ट एपीआई होती है, हमने पढ़ा था रिएक्ट कोर्स के अंदर, वही यहाँ पे यूज़ हो रही है, ज़्यादा कुछ नहीं, कोई मैजिक नहीं कर रहा है ये, ठीक है। जो अभी तक हमने रिडक्स पढ़ा वो भी मैजिक नहीं था, और ये भी कुछ मैजिक नहीं है, ये भी कॉन्टेक्स्ट एपीआई बिहाइंड द सीन्स यूज़ कर रहा है। और हमें पता है अगर हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ करके हम अपने पूरे कंपोनेंट को किसी भी
कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर वाले कंपोनेंट के अंदर रैप कर देते हैं, तो वहाँ पे वहाँ पे हर एक कॉन्टेक्स्ट का एक्सेस हो जाता है ना, हर एक कॉन्टेक्स्ट एपीआई की जो भी वैल्यू होती है, जो भी स्टेट होता है, वो एक्सेस हो जाता है पूरे कंपोनेंट के अंदर। हम यूज कॉन्टेक्स्ट हुक का यूज करके एक्सेस कर सकते हैं। और सेम यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी कुछ अलग नहीं है, बिहाइंड द सीन्स कॉन्टेक्स्ट ही यूज हो रहा है, ये हम करके देखेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक रिएक्ट एप्लीकेशन को रेडक्स स्टोर के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे वहां से वैल्यू को एक्सेस करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अभी एक्सेस हम करना सीख रहे हैं, अभी हमने यहाँ पे केवल एक्सेस करना सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे स्टोर को अपडेट करते हैं यहाँ से अपने रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर से। जब किसी भी बटन पे क्लिक हो या कुछ भी हो तो रिडक्स के स्टोर को हम कैसे अपडेट करेंगे। तो ये सब कुछ हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप चाहें तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।